सन 1948 की शुरुआत का किस्सा है। हिंदुस्तान से मुसलमान और पाकिस्तान से हिंदू अभी तक आने जाने में लगे हुए थे। सभी कैंप इस कदर भरे थे कि उनमें और शरणार्थी रखने की तिल भर भी जगह न थी। लेकिन फिर भी इनमें इंसानों को आलू प्याज की तरह भरा जा रहा था। कैंपों को मिलने वाले सरकारी कोष में इतना रुपया न था कि सभी शरणार्थियों पर खर्चा करने के लिए काफी हो। बीमारियों के इलाज का भी कोई इंतजाम न था। इस कारण बीमारियां तेजी से फैल रही थीं, मगर इस तरफ ध्यान देने को किसी को होश नहीं था। मेरे विचार से इतना कहना काफी होगा कि आपाधापी का माहौल बना हुआ था। वह शायद मार्च का महीना था, जब दोनों देशों की तरफ से नौजवानों के जरिए भगाई गई लड़कियों और बच्चों को बरामद करने का अच्छा काम शुरू हो गया था। इस काम में दोनों ओर से अनगिनत मर्द, औरतें, लड़के और लड़कियां लगे हुए थे। उनकी सक्रियता देख मुझे जहां हैरानी होती और साथ ही मैं बहुत खुश भी था। सैकड़ों कठिनाइयों और हजारों बखेड़ों का सामना करके वे इस काम को कर रहे थे, क्योंकि जिन्होंने औरतों और लड़कियों को अगवा किया था वे बिल्कुल पारे की तरह थे। जिस तरह पारा अपने निशान छोड़े बगैर इधर से उधर फिसल जाता है, उसी तरह यह लोग किसी एक जगह या किसी एक मोहल्ले में नहीं ठहरते थे। उन लोगों का पता बताने में आसपास के लोग भी अगवा हुए इन लोगों को बरामद करते दस्ते की सहायता नहीं करते थे। ऐसा ही एक किस्सा जालंधर का है। उन्होंने जिन लोगों के बीच से एक अगवा लड़की को जबरन निकाला किया, तो उसे अगवा करने वालों का पूरा खानदान इस तरह विदा करने आया जैसे उनकी बहू 7 समंदर पार जा रही हो। ऐसी कई लड़कियों ने अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही इसलिए आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप से डर लग रहा था। हासिल लड़कियों में से कुछ ऐसी भी थीं जो भारी सदमों की वजह से चलने फिरने के काबिल भी न रही थीं। कुछ लड़कियों को शराब की इतनी लत पड़ चुकी थी कि प्यास लगने पर भी वे शराब ही पीने की आदी थीं। शराब न मिलने पर वे अश्लील गालियां बकती थीं। मुझे जब भी इन बरामद लड़कियों और औरतों का विचार आता, तो दिमाग में उनके फूले हुए पैरों का अक्स उभरता। तब मैं सोचता कि इन फूले हुए पैरों में भरे जीवों का क्या होगा। उनका सरपरस्त कौन है, हिंदुस्तान या फिर पाकिस्तान? और इनकी कोख का 9 महीने का किराया कौन अदा करेगा? इन दोनों देशों में से कौन? क्या ये सारा कुफल कुदरत के हिस्से में आएगा, या उस जालिम प्रकृति के जिसकी आंखों के सामने उन औरतों और लड़कियों का ऐसा हाल हुआ? क्या उन औरतों और लड़कियों की जिंदगी में कुछ ऐसा शेष है जिसके दम पर वे इज्जत की जिंदगी बिता सकें? जब यह बरामद हुई लड़कियां और औरतें बाहर निकलती, तो समाज इन्हें भगाई हुई कहकर पुकारता। मैं सोचता था, आखिर उन्हें कब तक भगाया गया? भगा कर ले जाना तो एक ऐसा काम है जो रोमांटिक कहलाता है, और इस रोमांटिक कार्य में मर्द और औरत दोनों शरीक होते हैं। मोहब्बत की खाई को पार करने से पहले दो दिलों में गहरा संबंध बन जाता है। मगर इन्हें इस तरह नहीं भगाया गया था, बल्कि उन बेबसों को जबरन एक कोठरी में कैद कर लिया गया था। मगर समाज के सामने ये दर्शन, तर्क वितर्क और दलीलें पिलपिले साबित हो जाते हैं। उन गहमा गहमी के दिनों में, गर्मियों के मौसम में लोग जैसे खिड़की और दरवाजों को बंद करके सोते थे, वैसे ही मैंने न चाहते हुए भी अपने दिलो दिमाग के तमाम खिड़की दरवाजे बंद कर डाले थे। मैं मानता हूं कि वह समय इन्हें खुला रखने का था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। उन्हीं दिनों एक जिम्मेदार अफसर की मुझसे मुलाकात हुई। उसने मुझसे कहा, "सआदत साहब, इतना उदास रहने की क्या जरूरत है?" मगर मैं चुप रहा। मुझे कोई जवाब सूझता ही न था। मुझे चुप देख उसने एक दास्तान सुनाई। अगवा हुई लड़कियों और औरतों की तलाश में हमें मारे मारे फिरना पड़ता है।
कभी इस शहर में, कभी उस शहर, कभी इस गांव, कभी उस गांव। न जाने कितने गांव और शहर हमें खंगालने पड़ते हैं। एक एक गली, एक एक गांव मोहल्ले को खंगालने के बाद हम अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं। मैंने मन में सोचा, कैसी कामयाबी? जिंदा लाश बनी औरतों और लड़कियों को बरामद करना कामयाबी कैसे हो सकती है? वह कह रहा था, अब तुम्हें क्या बताऊं, इस काम में कितनी दिक्कतें हैं। हाँ, याद आया, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला था। मैं अपने काम के सिलसिले में एक बार सरहद के पार जा चुका हूं। हर बार मैंने एक खास बात महसूस की। मुझे हर फेरे में वहां एक अधेड़ उम्र की मुसलमान और बुढ़िया दिखती है। उस बुढ़िया को मैंने पहली दफा जालंधर की गलियों में देखा था। उसकी नजरें हर वक्त किसी को खोजती रहती हैं। काश आप उसकी हालत देखते। बड़ा बुरा हाल था। उसे न तन का होश था, न उसे अपने मन का। उसके बालों में धूल और गर्द अटी पड़ी थी, कपड़े फट गए थे। उसे एक नजर देखकर ही पता चल जाता था कि उसका दिमाग ठिकाने नहीं है। हमारे विभाग की एक बहन से मुझे यह पता चला कि वह बुढ़िया पटियाले की रहने वाली है। उसकी इकलौती बेटी बंटवारे के हंगामे में खो चुकी थी, जिसे ढूंढने के लिए उसने हर कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं मिली। बहन के विचार से वह बलवों की भेंट चढ़ गई थी, मगर वह बुढ़िया अपनी बेटी के मौत को मानने के लिए तैयार नहीं थी। बेटी के न मिलने से उसे ऐसा सदमा लगा कि वह पागल हो गई। दूसरी दफा मैंने उस बुढ़िया को सहारनपुर में बस अड्डे पर एक लॉरी में बैठे देखा। उसकी हालत पहले से ज्यादा बुरी हो चुकी थी। होठों पर सूखी पपड़ियां जम गई थीं। मैं उससे मिला और कहा, माई, क्यों इस अंधी खोज में लगी है? तेरी लड़की अब जिंदा नहीं, उसे दंगाइयों ने मार डाला। बुढ़िया ने मेरी तरफ देखकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने मजबूत लहजे में कहा, उसे उसे कोई मार नहीं सकता। मेरी बेटी मरी नहीं, अभी जिंदा है। कहने के बाद वह अपनी बेटी की खोज में फिर चल पड़ी। मैंने सोचा, कैसी दीवानगी छाई है इस बुढ़िया पर। क्या कोई उसकी बेटी को मार नहीं सकता? क्यों उस पागल बुढ़िया को उसकी मौत का विश्वास नहीं आता? क्या उसकी बेटी रूहानी ताकत की मालिक है, या फिर उस बुढ़िया की ममता में इतनी ताकत थी जो उसकी बेटी पर किसी दंगाई ने तलवार नहीं उठाई होगी? वह अपनी ममता की जिस अंधी खोज में लगी थी, उसे देखकर मुझे दुख होता था। अगली दफा जब मैं उससे मिला तब तक उसके कपड़े तार तार हो चुके थे। मैंने उसे कपड़े देने चाहे, जिन्हें उसने नहीं लिया। उसकी अंधी खोज को रोकने के लिए मैंने उसे फिर से समझाया, माई, मेरी बात मान ले। तेरी लड़की पटियाला में ही मर गई थी, यह सच्चाई है। बहुत दुख झेल लिए तूने, अब मेरे साथ पाकिस्तान चल। उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया और बड़बड़ाने लगी। अचानक वह चौंकी। उसने पूरे यकीन के साथ कहा, नहीं, वह जिंदा है। उसे कोई नहीं मार सकता। को क्यों? क्यों नहीं मार सकता? मैंने पूछा। "हम्म, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत है", बुढ़िया ने बड़े धीरे से कहा। वह इतनी खूबसूरत है, कोई उसे मारना तो दूर, थप्पड़ मारने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। बुढ़िया की बात सुन मैं सोच में पड़ गया। दुनिया में ऐसी कौन सी मां होगी जिसे अपनी औलाद चंदे आफताब, चंदे महताब नजर नहीं आती? मगर जो हंगामा इस वक्त दोनों देशों में मचा था, उसमें हर खूबसूरती इंसान के खुरदरे हाथों से तबाह हुई थी। मुझे लगा, बुढ़िया अपने ख्यालों से खुद को धोखा दे रही है। लड़की की तलाश को जीने का मकसद बनाकर वह अपनी बची खुची जिंदगी गुजार देना चाहती है। सरहद पर मैंने कई दौरे किए। हर दौरे में मुझे वह बुढ़िया जरूर मिलती। अब उसके शरीर पर गोश्त का नाम भी नहीं था। आंखें इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि टटोल टटोल कर चलती थी। मगर बेटी की तलाश में वह जगह जगह भटकती फिरती थी। अपनी बेटी की तलाश में वह मारी मारी फिर रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी बेटी जिंदा है, क्योंकि उसे मार देने की हिम्मत किसी में न थी। तब बहन मुझसे बोली, इस औरत से बहस करना पत्थर से सिर फोड़ने जैसा है।
उसका दिमाग सदमे की वजह से खराब हो गया है। इसे समझाने से तो बेहतर होगा कि तुम इसे पाकिस्तान के पागलखाने में भेज दो। मुझे उनकी बात जच गई। हालांकि मैं जानता था कि उस बुढ़िया का सहारा पहले उसकी लड़की थी और अब मैं उसकी तलाश में बुढ़िया का सहारा छीनना नहीं चाहता था। मैं उसे पागलखाने की चार दीवारी में कैद नहीं करना चाहता था। मैं जानता था उसकी जिंदगी के मरुस्थल में उसकी अंधी खोज, जिसके लिए वह न जाने कितने दूर का पैदल सफर करते हुए भटक रही थी, पानी से कम नहीं। आखिरी बार जब मैं उसे अमृतसर में मिला तो उसकी बदतर हालत देखकर मैं रो पड़ा। तब मैंने उसे पाकिस्तान के पागलखाने में दाखिल कराने का पक्का फैसला कर लिया। चहल पहल भरे फरीद चौक में वह अपनी धुंधली आंखों से किसी को तलाश रही थी। उस वक्त मैं बहन के साथ एक दुकान में बैठा था। हमें एक अगवा लड़की के बारे में पता चला था, जिसे एक हिंदू बनिए ने अपने साथ रख रखा था। हम उसी के बारे में बातें कर रहे थे। मैं बहन से वह बात जान उस पागल बुढ़िया को पाकिस्तान चलने को राजी करने के लिए उठा ही था कि तभी एक जोड़ा इस बुढ़िया के करीब से गुजरा। छेल छबीले सिख नौजवान के साथ चल रही औरत ने चेहरे पर छोटा सा घूंघट डाल रखा था। पागल बुढ़िया के पास से गुजरते सिख नौजवान ने ठिठक कर अपने कदम पीछे कर लिए। उसने अचानक साथ चल रही औरत का हाथ थामकर औरत से सरगोशी की, तुम्हारी मां। औरत ने सुनते ही अपने चेहरे पर पड़ा धुले लट्ठे का घूंघट हटाया। उसका गुलाबी मुखड़ा देखकर मैं दंग रह गया। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। मैं उनके एकदम पास था, इसलिए उनकी बातें आसानी से सुन रहा था। औरत ने पल भर बुढ़िया को देखा और फौरन घूंघट में मुंह छिपाकर सिख नौजवान की बाह थाम ली। फिर बोली, चलो यहां से। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, बुढ़िया चीखी, भाग मरी, ओ भाग मरी। मैं परेशानी के आलम में उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ माई? "हाँ, वो आई थी, मैंने उसे अभी अभी देखा", उसने कांपते हुए स्वर में कहा। किसे माई? "हाँ, अपनी बेटी को। मगर माई, वह जिंदा नहीं है। यह सच्चाई नहीं है", उसे यकीन दिलाने के लिए मैंने कहा। खुदा की कसम माई, मैं सच कह रहा हूं। मेरा इतना कहना था कि बुढ़िया उसी क्षण चौक पर ढेर हो गई। मेरे कसम खाने पर उसकी अंधी तलाश के कोई मतलब नहीं रह गए थे। तो ये थी आज की कहानी, खुदा की कसम। मंटो जब लिखते हैं तो बड़ा कसेला स्वाद आता है, शायद कड़वा कह लीजिए, लेकिन ये उस समय की वाकई ऐसी सच्चाइयां हैं जिसका स्वाद मंटो ही दे सकते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।